हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। फ्रेंड्स, आज का मेरा टॉपिक होता है, सबसे पहले तो मैं अपना आज का स्टडी रूटीन बना लूँ कि आज मुझे क्या क्या पढ़ना है। उसके बाद मैं पढ़ना स्टार्ट करूँगी। आज मैं कॉपी पे इसलिए नोट डाउन कर रही हूँ क्योंकि मेरा जो मार्कर है वो ख़त्म हो गया है और मैं सोच रही हूँ अगर मैं नीचे जाऊँगी तो मेरा टाइम वेस्ट होगा और मैं शाम को मंगा लूँगी। तो अभी मैंने कॉपी पे नोट डाउन कर लिया था। तो मेरा टॉपिक स्टार्ट हुआ है आज जो मेरा ये टॉपिक स्टार्ट हुआ है फिज़िकल ज्योग्राफी, जो 11वीं क्लास की है ज्योग्राफी की। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी है। आप इसे विस्तार से पढ़ें तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। इसमें सेकंड चैप्टर दिया है पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास, और इसमें ये बताया गया है पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, तारों का निर्माण कैसे हुआ। ये सारे टॉपिक आपको अच्छे से समझाए गए हैं और आप इसे अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको सारा कुछ समझ में आएगा। और जिनका भी ऑप्शनल अगर ज्योग्राफी है, मैं ये कहूँगी उन्हें ये एनसीईआरटी तो पढ़नी ही पढ़नी है। ये 11वीं क्लास की 2 एनसीईआरटी है इसमें 11वीं क्लास में। तो आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको मतलब सारा कुछ समझ में आ जाएगा और साथ के साथ इसके नोट्स भी रेडी करते जाएं। अगर आपको मतलब कोई भी डाउट अगर आपका क्लियर नहीं हो रहा है खुद से पढ़ने से, तो आप जो यूट्यूब पे मधुकर सर की क्लास आती है आप उनसे पढ़ें और साथ के साथ खुद भी पढ़ते जाएं तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। जो भी डाउट हैं आपको क्लियर हो जाएंगे और आप अच्छे से समझ लेंगे। और आज फ्रेंड्स मुझे एक कमेंट आया था, मैं उनका रिप्लाई दे दूँ, फिर आगे हम अपने ब्लॉग को कंटिन्यू रखेंगे। इसमें ये आया था पॉलिटिक्स के लिए हम क्या पढ़ें, एनसीईआरटी बता दो। तो ये तो सबको नॉर्मली मालूम है कि पॉलिटिक्स के लिए वही 6 से लेकर 12 तक आप एनसीईआरटी पढ़ें, और जो 11वीं क्लास की वो 11 और 12 की एनसीईआरटी हैं उन्हें आप अच्छे से पढ़ें क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। उनमें मतलब जो 6 से लेके 10 तक दिया है उसमें सारा कुछ वही टॉपिक मतलब आपको 11वीं और 12th में दिया गया है। 6 और 10 तक मतलब आपको शब्दों का ज्ञान हो जाएगा, आपको अच्छे से पता चल जाएगा कि आगे क्या पढ़ना है। तो इन सारी चीज़ों की नॉलेज हो जाएगी, फिर आपको आगे चल के ये सारी चीज़ें समझ में आने लगेंगी। फिर आपको 11वीं और 12th की एनसीईआरटी बारीकी से पढ़नी है और वही आपको फिर लक्ष्मीकांत, वो तो बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, वो तो हर एक एस्पिरेंट के पास होगी ही, मुझे तो अच्छे से पता है। और लक्ष्मीकांत आपको मेंस में भी काम आएगी और प्री में भी काम आएगी, तो आप उन मतलब आप उसको अच्छे से पढ़ें। तो ये पॉलिटिक्स के लिए आप पढ़ लें और भी जो भी आपका डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आज एक टॉपिक के लेके बात करने वाली हूँ। इंसान को कभी भी किसी भी चीज़ का घमंड नहीं करना चाहिए। चाहे आप इस दुनिया में कितनी भी बड़ी ज्ञानी क्यों ना बन जाएं, आपके पास सारा मतलब बहुत ज़्यादा ज्ञान आने लगता है लोगों को। मतलब वो कुछ थोड़ा सा भी जान ले तो उसे बड़ा चढ़ा के बताते हैं, शो अप करते हैं कि मैं, मुझसे बड़ा कोई नहीं है, मैं बहुत टैलेंटेड हूँ। तो अगर आप अपने टैलेंट के अकॉर्डिंग किसी और को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं और आप कोई पढ़ाई कर रहे हैं, आप सोच रहे हैं आप आके अधिकारी बनेंगे, तो मैं ये कहूँगी अभी आप पढ़ाई कर रहे हैं और आगे आपका ये ड्रीम है कि एक आप आईएएस ऑफिसर बनने वाले हैं और आपके अंदर ये अहंकार है अभी से, तो मैं ये कहूँगी ये बहुत गलत है। क्योंकि जहाँ अहंकार होता है वहाँ कभी विकास नहीं हो सकता। वहाँ सिर्फ एक वर्ड होगा, वो मैं बड़ा हूँ, मुझसे बड़ा कोई भी नहीं है, मेरे आगे कोई भी नहीं चलेगा, बस यही सारे शब्द होंगे। और ऐसा मतलब बहुत सारे इस दुनिया में लोग हैं, हमारे पेरेंट्स भी हैं, जहाँ मतलब पहले पढ़ाई इतनी नहीं होती थी तो बच्चे वो अपने बच्चों को तो पढ़ाते ही हैं और बच्चे पढ़ने के बाद अपने माँ बाप के सामने मतलब ऐसे वर्ड यूज़ करेंगे जो उन्हें समझ में भी ना आए। उन्हें ये भी नहीं पता कि इकोनॉमिक्स क्या होता है, फिज़िक्स क्या होता है, ज्योग्राफी क्या होता है। तो ये भी एक गलत बात है। जिन माँ बाप ने आपको पढ़ाया है लिखाया है, आप उन्हीं के सामने ऐसे वर्ड इंग्लिश के यूज़ कर रहे हो जो मतलब कभी स्कूल नहीं गए, तो उन्हें क्या ही ज्ञान होगा इन सारी चीज़ों को। तो उन्हें खुद से मतलब अजीब सा फील होता है। तो जो मतलब बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं, मैंने आसपास अपने ऐसे इंसान देखे हैं जो 4 वर्ड अगर इंग्लिश के सीख लेंगे तो वो ऐसे लोगों के सामने ही बोलेंगे जिन्हें इंग्लिश नहीं आती है। मैं ये कहूँगी इंग्लिश एक भाषा है तो इसे भाषा रहने दो, इसको वहीं यूज़ करो जहाँ इसका मतलब बनता है, कहाँ इसका यहाँ काम है। ये नहीं है कोई जानता नहीं है, हमारा इंडिया है, मतलब इंडिया में हम सब हिंदी बोलते हैं ज़्यादातर।
तो आप ज़्यादातर अगर आपके पास अगर सामने कोई इंसान खड़ा है वो हिंदी में बात कर रहा है तो मेरा मानना ये है कि आप हिंदी में रिप्लाई दें। आपको वहाँ इतने स्मार्ट बनने की ज़रूरत नहीं है कि आपको मतलब ये दिखाना है कि मैं इंग्लिश मीडियम से पढ़ के आया हूँ तो मैं इंग्लिश में ही बात करूँगा। देखो जहाँ जैसा माहौल हो वहीं उसी तरीके से ढलना चाहिए। अगर आप कहीं गए हैं ऑफिस में इंटरव्यू देने या मतलब आप मतलब कहीं एग्ज़ाम देने गए और वहाँ सारे लोग इंग्लिश में बात कर रहे हैं तो आपको इंग्लिश बोलनी चाहिए। लेकिन घर पे सारे लोग हिंदी मीडियम वाले हैं तो वहाँ आपको नॉर्मल रहना चाहिए। और कभी भी आप चाहे कितने भी पढ़ लिख जाओ लेकिन कभी भी एक बात हमेशा याद रखना, माँ बाप के आगे कभी ये घमंड लेके मत जाना कि आपको उनसे ज़्यादा ज्ञान है इस दुनिया में। माना कि वो पढ़े लिखे नहीं होंगे लेकिन उन्हें समझ आपसे ज़्यादा होगी। आपको किताबी ज्ञान होगा, उन्हें इस दुनिया में चलने फिरने का हर तौर तरीके का ज्ञान होगा। इसलिए माँ बाप के सामने हमेशा आप बच्चे ही रहोगे चाहे आप कितने भी बड़े हो जाओ। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, अगर बच्चा पढ़ाई कर रहा है माँ बाप ने आके बोल दी बेटा खाना खा लो प्यार से ही, तो माँ प्लीज़ डिस्टर्ब मत करो मुझे खाना खाना है, इस तरीके से मतलब अपना साउंड इतना ऊंचा करके बोलेंगे तो माँ बाप भी ये सोचने लगते हैं बताओ क्या मतलब मैंने तो खाने की बोला था। इसलिए अपने माँ बाप के लिए हमेशा आप एकदम नॉर्मल रहिएगा। आपको किसी से कैसे बात करनी है आप मतलब ये तो मैं नहीं कह सकती, लेकिन मेरा मानना तो ये है आप चाहे कैसे भी कंडीशन में हो, अगर आपके अंदर किसी भी चीज़ की टेंशन भी हो ना, लेकिन दूसरों से आपको हमेशा प्यार से बोलना चाहिए। और रही बात बहुत सारे लोग मतलब अभी तो मतलब मैं तैयारी जिसकी कर रही हूँ मैं तो वही एग्जांपल दूंगी। जो लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं मैं उनसे ये कहूँगी, देखो तैयारी करने के बाद आपको सिर्फ एक मोहर लग जाएगी कि हाँ आप एक कलेक्टर बन गए हो, लेकिन सोचने समझने की शक्ति, क्या आपको सोचना है, क्या बोलना है, क्या डिसीजन लेना है, क्या किसी से किस तरीके से बात करनी है, वो अभी से आपको हैबिट डालनी पड़ेगी। अपने अंदर आपको ये गुण लाने पड़ेंगे कि हाँ आपको कोई देख के ये कह सके कि हाँ आप इसके लायक हो। आप पढ़ाई कर रहे हैं वो तो एक कंपटीशन है, आप उसमें पास हो जाओगे तो आपको मतलब कहते नहीं है कि हाँ मुझे इस चीज़ का एक वीज़ा मिल गया, पासवर्ड मिल गया है, वो आपको मिल जाएगा। लेकिन अभी से आप अपने अंदर तो एक अधिकारी वाला मतलब लेके आओ कि हाँ आप एक अधिकारी की तरह सोचते हो, दूसरों के लिए इतना सोचने समझने की आपके अंदर शक्ति है। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये सारी चीज़ें मैं बाद में करूँगा जब मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, ये गलत है। कोई इंसान अगर आपको देख के ये कहे कि हाँ वो इंसान पढ़ाई कर रहा है, वो इस तरीके से बात करता भी है, तो ये अच्छी बात है। तो आपको ये सुनने में आएगा कि हाँ आप उसके मतलब लायक हो। आपने बहुत सारे लोग देखे होंगे ऐसे जो लॉ की पढ़ाई करते हैं और मतलब वो उसी लैंग्वेज में बात करने लगते हैं जिस तरीके से मतलब उन्हें कोई केस जीतना हो, अगर छोटा सा भी मैटर हो जाए तो वो मतलब उसी तरीके से एडवाइस देते हैं आपको कि तुम ऐसा करो वैसा करो, वहाँ जाओ यहाँ जाओ और ये एप्लीकेशन लिख के दे देना फिर तुम्हारी सुनवाई होगी। इस तरीके से बात करते हैं। तो आपके अंदर भी ऐसे ही गुण आने चाहिए। आपको भी ये नहीं है कि अभी आप ऐसे हो कि हमेशा दूसरों से चिड़चिड़ाते हो, उल्टी सीधी लैंग्वेज में बात करते हो और आपका सपना है एक आईएएस ऑफिसर बनने का, तो क्या आपका सिलेक्शन हो भी गया तो आप मतलब 5-6 महीने में आप अपने अंदर ये सारे गुण लेके आ जाओगे? नहीं लेके आ पाओगे, क्योंकि आदतें छुड़ाने में बहुत टाइम लग जाता है। अगर आपके अंदर अगर ऐसी रूटली टाइप की आदतें हैं तो उन्हें थोड़ा साइड में करो और अपने अंदर अच्छी आदतें लेके आओ जो आप मतलब अभी से ऐसे लगो कि हाँ आप देश का विकास करने के लिए कुछ करना चाह रहे हो। आपके अंदर ये सारी हैबिटें होनी चाहिए और हमेशा अपने माँ बाप की इज़्ज़त करो, मैं तो ये कहूँगी, क्योंकि माँ बाप से बढ़कर इस दुनिया में कुछ भी नहीं होता है। क्योंकि माँ बाप जो प्यार देते हैं ना वो बिना स्वार्थ के देते हैं, उनका कोई भी मतलब नहीं होता है कि हम अपने बच्चों से ये अपेक्षा रख रहे हैं, वो हमेशा आपके लिए भलाई सोचते हैं। लेकिन बच्चे बड़े होने के बाद मतलब उनके लिए मतलब बिल्कुल भी टाइम नहीं देते हैं, अपनी लाइफ में इतने बिजी हो जाते हैं। माँ बाप ये सोचते हैं मेरा बेटा है, या मतलब माँ बाप को तो ज़्यादातर बेटों से ही मतलब अट्रैक्शन होता है। वो सोचते हैं कि मेरा बेटा आए मेरे पास थोड़ी देर बात करे, लेकिन उनके पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो अपने माँ बाप का हाल चाल भी पूछ ले। वो अपनी दुनिया में इतने मगन हो जाते हैं। अगर उनकी शादी हो गई और उन्हें कुछ ऐसी वैसे ही मतलब लड़की मिल गई जो मतलब मैं आप समझ सकते हो मैं क्या कहना चाह रही हूँ। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि लड़के सही होते हैं, कुछ लड़कियां भी गलत होती हैं। शादी के बाद वो ये भूल जाती हैं कि हम जिस घर में आए हैं वो घर भी हमारा है और
वो उसे एक्सेप्ट ही नहीं कर पाती हैं कि अब जो कुछ है ये हमारा घर है। इसलिए आए दिन फैमिली प्रॉब्लम होती रहती है। आप सुनते होंगे, आपके घर में भी ऐसा होता होगा, आपके आस पड़ोस में भी ऐसा होता होगा। लेकिन मेरा मेन टॉपिक यही है, बस अपने माँ बाप के बारे में थोड़ा सोचा करो, क्योंकि माँ बाप आपसे बहुत उम्मीद लगा के बैठते हैं। आप अपने माँ बाप को कभी इग्नोर मत किया करो, क्योंकि अगर आप उनका दिल दुखाओगे ना तो ज़िंदगी में आपको कभी सफलता नहीं मिलेगी। सो फ्रेंड्स, आज का मेरा ये टॉपिक था ज्योग्राफ़ी, और फिर करंट अफेयर की क्लास में ले चुकी हूँ। अब ये मेरी ज्योग्राफ़ी की जो 9th क्लास की एनसीईआरटी का उस लास्ट चैप्टर बचा था 7, तो मैं वही ले रही थी, और इसके साथ के साथ मैं नोट्स भी रेडी कर रही थी। आज मेरा ये टॉपिक स्टार्ट हुआ है जो मैंने आपको लास्ट में बताया था, फिज़िकल ज्योग्राफ़ी। तो अब ये स्टार्ट होगी और इसके साथ के साथ नोट्स रेडी करूँगी। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम मिलते हैं अपने अगली ब्लॉग में।